गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। वॉइस वगैरह सब ठीक है? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब लोग ठीक हैं? चलिए, अपने एग्रोनॉमी में फील्ड क्रॉप्स स्टार्ट किया था, यानी जो अपने क्रॉप्स है उनका डिस्कशन स्टार्ट किया था। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वीट यानी गेहूं का। कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था आपको सीरियल क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने आपको झूठे अनाज यानी सूडो सीरियल के बारे में भी बताया था। उसके बाद में मैंने आपको गेहूं का विश्व में क्या सिनेरियो है वो बताया था। भारत के अंदर गेहूं का क्या सिनेरियो है वो भी आप लोगों को बताया था। उसके अलावा जो गेहूं की 3 जातियां भारत में उगाई जाती है, प्रजातियां उगाई जाती है, ट्रिटिकम एसेटिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम, और उसके अलावा ट्रिटिकम डाइकोकम के बारे में बताया था। इसके बाद आप लोगों को बताया था कि कुल कितनी प्रजातियां हैं वो गेहूं की है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये बताया था कि डिप्लॉयड कल्टीवेटेड यानी द्विगुणित जो खेती योग्य गेहूं है उसका उद्गम किस प्रकार से हुआ है, टेट्राप्लॉइड का किस प्रकार से हुआ है, और हेक्साप्लॉइड का किस प्रकार से हुआ है। साथ में हमने एंसेस्टर की भी बात की थी, यानी पूर्वजों की भी बात की थी। और इसके अलावा मैंने आपको एन क्रोमोजोम से आप क्या समझते हैं वो भी बताया था, और एक्स क्रोमोजोम है उससे भी आप क्या समझते हैं वो भी बताया था। किस केस में आपको क्या आंसर करना है ये सब कुछ हमारा डिस्कस हुआ था। देखो, फर्स्ट क्रॉप अपने डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अपने को क्या है, थोड़ा सा आराम से डिस्कस करना है यहाँ पे, क्योंकि हम इस बात को समझ जाएं कि किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से उसे याद करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस क्रॉप को लेकर स्लो चल रहे थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्पीसीज तक की बात हो गई थी। कुल की बात करें, फैमिली की बात करें, तो आप सब लोग जानते हैं कि सीरियल है वो पोएसी कुल के होते हैं। पोएसी को आप ग्रेमिनी भी बोल देते हैं और घास कुल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गेहूं के उद्गम स्थल की। तो देखो भाई, गेहूं का उद्गम स्थल है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। अब देखो, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मतलब क्या है। देखो, ये पूरा एशिया का मैप है जिसमें ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, अपना भारत है वो साउथ में आता है। ये ईस्ट पार्ट है, जिस साइड चाइना और जापान है वो ईस्ट पार्ट है, और ये वेस्ट पार्ट है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पढ़ लेते हैं कई बार जो एरिया है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, लेकिन कई बार क्या है, ओरिजिन में एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने के लिए जो कंट्रीज है यानी देश है उनके नाम दे देता है। तो हमें सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मतलब है ये वाला बेल्ट। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मतलब है ये वाला बेल्ट। इसका मतलब भारत से लेकर जो ईरान है, इराक है, इजराइल वाला एरिया है, वहां तक जितने भी देश बीच में आएंगे वो गेहूं का उद्गम कहलाते हैं। इसने साउथ वेस्ट एशिया बोला है, तो साउथ में जी अपना भारत, भारत से लेकर जो भी एरिया यहां तक अपना ईरान, इराक वगैरह से है ना, एशिया माइनर पड़ता है ना आगे टर्की, उससे पहले पहले जितने जो देश आते हैं वो गेहूं का उद्गम माना जाता है। अब आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए ओरिजिन पैलेस किसे माना जाता है। आपने एन.आई. वेवेलियो के सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़े होंगे, या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी पढ़े होंगे, विविधता के केंद्र पढ़े होंगे। एन.आई. वेवेलियो ने जब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी दिया था यानी विविधता के केंद्र, तो उसमें 8 उसने मेन सेंटर दिए थे और 3 सब सेंटर दिए थे, यानी 8 प्राथमिक उद्गम के केंद्र या विविधता के केंद्र, और 3 जो है वो इन्होंने सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी यानी द्वितीय विविधता के केंद्र दिए थे। जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है वही सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी जो विविधता के केंद्र है उन्हें ही क्या है, उद्गम के केंद्र है वो बोला जाता है। अब देखो कैसे डिसाइड होता है।
जिस एरिया में आपको वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है किसी फसल की, प्राकृतिक रूप से, यानी पहाड़ों पर, जंगलों के अंदर, नदियों के किनारों में, है ना, जो कल्टीवेटेड एरिया नहीं है, वहां पर अगर किसी फसली पौधे की बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है तो वो संभावित उसका उद्गम होता है, यानी कहने का मतलब उसका ओरिजिन पैलेस होता है। तो अब गेहूं का ओरिजिन पैलेस है जी ये, जिसका मतलब है जी साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये वाले देश है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पुष्प क्रम का प्रकार। अब ध्यान रखिएगा, सभी सीरियल्स की अगर अपने बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सीरियल में पुष्प क्रम कौन सा होता है? स्पाइक होता है। सभी सीरियल होते हैं इनका पुष्प क्रम स्पाइक होता है। दो तीन का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं चावल का, चावल का पेनिकल होता है। चावल का कौन सा है? पेनिकल है। और उसके बाद मैं बात करूं तो जो अपने प्रोसो मिलेट है, प्रोसो मिलेट जो है, प्रोसो मिलेट का भी कौन सा होता है? पेनिकल होता है। और उसके बाद मैं बात करूं तो ज्वार, सोरगम, ज्वार का भी कैसा होता है? पेनिकल होता है। ज्वार का भी पेनिकल होता है। तो इनका जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल है, बाकी सभी का है वो कैसा है? स्पाइक है। अब कई बार बच्चा इस कंफ्यूजन में भी होता है कि जो गन्ना है वो भी तो पोएसी का है, फिर उसका भी तो स्पाइक या पेनिकल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सोचते हो आप। गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो ओपन पेनिकल होता है। कौन सा? ओपन पेनिकल, जिसे आप एरो बोल देते हो, एरो बोल देते हो, है ना। तो आप पढ़ते हैं गन्ने का पुष्पक्रम एरो होता है। हालांकि गन्ना अनाज नहीं है, पोएसी का, इसलिए बता रहा हूं। तो गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो ओपन पेनिकल होता है, जिसे एरो कहते हैं। और एरो ऑप्शन में न हो तो फ्लैग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैग भी कहते हैं। बाकी गन्ना पढ़ेंगे तब डिस्क्राइब कर देंगे इस बात को, लेकिन एक साथ सारी चीजें आपको याद हो इसलिए बता देते हैं। अब थोड़ा सा देखो, हम चलते हैं यहां पे गेहूं के पुष्पक्रम की ओर। देखिए, ये अपने गेहूं का पौधा है, और गेहूं का जो पौधा है इसके अंदर दो तीन टर्म आप पढ़ते हो। एक तो होता है फ्लोरेट्स। क्या होता है? फ्लोरेट। देखो, फ्लोरेट का मतलब क्या होता है? फ्लोरेट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो एक फूल है ना वो फ्लोरेट है। एक जो फूल है ना वो फ्लोरेट है, और इसमें पेटल नहीं होते, आपको पता हो तो। गेहूं का जो फ्लोरेट्स होता है उसमें पेटल नहीं होते, पेटल अनुपस्थित होते हैं। तो एक फूल को आप बोल देते हैं फ्लोरेट, और फ्लोरेट का जो गुच्छा होता है उसको आप बोल देते हैं स्पाइकलेट। यानी बंच ऑफ फ्लोरेट्स जो है उसको आप क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट, स्पाइकलेट, है ना। और जो स्पाइकलेट का गुच्छा होता है, जो स्पाइकलेट का गुच्छा होता है वो क्या होता है जी? स्पाइक होता है ना, स्पाइक होता है। ये चीज ध्यान रखना भाई। ये पूरी बाली है, बाली को आप क्या बोलते हो? स्पाइक। स्पाइक और पेनिकल में क्या डिफरेंस होता है? स्पाइक स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, पहली चीज तो। स्पाइक है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है वो रहता है। पेनिकल है वो थोड़ा सा क्या होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये ध्यान रखना है। पेनिकल है वो थोड़ा लचीला होता है। ठीक है। तो अब देखो, जो स्पाइक होता है उसका जो एक भाग होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक भाग है सिंग पर, है ना। ये एक भाग है, ये स्पाइकलेट्स है। इस एक स्पाइकलेट्स में आपको तीन फ्लोरेट्स, दो फ्लोरेट्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो एक स्पाइकलेट्स के अंदर आपको तीन चार ऐसे फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा हुआ? फूल कौन सा हुआ? फ्लोरेट। फ्लोरेट के अंदर ही आप देखते हैं कि एंथर है, फिलामेंट्स है, ओवेरी है, यानी मेल फीमेल है। तो ये एक पूरा फ्लावर हो गया, बिना पेटल का फ्लावर हो गया। तो इसको बोलेंगे फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स का जो गुच्छा है उसको आप क्या बोल देते हैं? स्पाइकलेट। और स्पाइकलेट का गुच्छा है उसे आप क्या बोल देते हैं? स्पाइक है वो बोल देते हैं। हालांकि और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे ग्लूम भी होता है, लेमा भी होती है, प्लिया भी होती है। यानी देखो ऐसा है सीधा सा, ये फ्लोरेट्स है, ये बंद है, ये बंद है। तो इसका जो निचले वाला ब्रैक्ट होता है ना, नीचे वाला जो ब्रैक्ट होता है वो प्लिया होती है। ऊपर वाला ब्रैक्ट होता है वो लेमा होता है। ऊपर वाले ब्रैक्ट को लेमा बोलते हैं, नीचे वाले ब्रैक्ट को प्लिया, ऊपर वाले को लेमा, और इसके ऊपर एक और होता है छोटा सा, उसको ग्लूम बोलते हैं। तो ये तीनों ब्रैक्ट है।
यानी कहने का मतलब ये फ्लोरेट्स को बंद करने के लिए जो ब्रैक्ट होते हैं, आपसे पूछ ले कि फ्लोरेट्स जिस संरचना में बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। 3 प्रकार के ब्रैक्ट होते हैं, नीचे वाला प्लिया, ऊपर वाला जो ब्रैक्ट है वो कौन सा है, लेमा है, और जो एक्सटर्नल सबसे बाहर होता है वो ग्लूम होता है। फिर से सुनिए, जो फ्लोरेट्स होता है वो ढका हुआ होता है, उसमें जो नीचे वाला ब्रैक्ट होता है वो प्लिया होता है, ऊपर वाला होता है वो लेमा होता है, और सबसे बाहरी होता है यानी एक्सटर्नल ब्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूम है वो बोलते हैं। बस ये इतना सा इस इन्फ्लोरेशन को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी वो चीजें आपको प्लिया, लेमा, ग्लूम याद नहीं रहते हैं, तो इतना तो याद रखना, सिंगल फ्लावर को फ्लोरेट्स, फ्लोरेट्स के समूह को स्पाइकलेट, और स्पाइकलेट के समूह को क्या बोलते हैं जी, स्पाइक बोलते हैं। अब हमारी बात यहां चल रही थी कि पुष्पक्रम का प्रकार स्पाइक है। स्पाइक को और क्या बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं जी, आप हेड भी बोल सकते हैं। ईयर भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं, और देसी भाषा में हिंदी में हम बात करें तो हम इसको बाली बोल देते हैं। फल के प्रकार की बात करें तो सभी सीरियल्स के अंदर जो फल का प्रकार है वो कैरियोप्सिस होता है। सभी सीरियल्स में जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस होता है। अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा कि अगर हम टाइप ऑफ फ्रूट में जाएं, टाइप ऑफ फ्रूट में जाएं तो फ्रूट 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं ड्राई और एक होते हैं सकुलेंट। एक होते हैं सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब क्या होता है, रसदार, थोड़े रसदार यानी थोड़ा रस होगा, गुद्देदार भी बोल सकते हैं आप। एक होते हैं सकुलेंट्स, जो अपने हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं। और ड्राई का मतलब है, फ्रूट का मतलब क्या होता है, पेरिकार्प, भाई बीज है, बीज के ऊपर क्या होता है, फ्रूट होता है। बीज होता है उसके ऊपर क्या होता है, फ्रूट होता है। फ्रूट में 3 परतें होती है ना, एक तो होती है एंडोकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है एपिकार्प, है ना। एक तो क्या होता है जो सबसे अंदर परत होती है एंडो, बीच में होती है वो कौन सी होती है, मीजो, और बाहर होती है वो एक्जो, को आप एपी भी बोल सकते हैं, एपिकार्प, यानी अंतःफल भित्ति, मध्यफल भित्ति और बाह्यफल भित्ति। इन तीनों भित्तियों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प, यानी पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट होता है। पेरिकार्पी जी आपका क्या होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। अगर पेरिकार्प ड्राई होता है, उसमें रस नहीं होता है, रस युक्त नहीं होता है, तब आप उसे क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तब आप उसे ड्राई फ्रूट। यहां ड्राई फ्रूट का मतलब मेवों से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां ड्राई फ्रूट का मतलब पेरिकार्प जिनका सूखा होता है, छिलके के रूप में होता है। और जो अपने एग्रोनॉमी की क्रॉप है, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में कौन सी क्रॉप आती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, फील्ड क्रॉप आती है। तो भाई जो फील्ड क्रॉप होती है उनके फ्रूट हमेशा ड्राई फ्रूट होते हैं। तो कैरियोप्सिस किसका प्रकार है, ड्राई फ्रूट का ही प्रकार होता है। और ज्यादा भी डिटेल बताई जा सकती है, लेकिन इतना बोटनिकली अपने को अभी नहीं चलना है। वो टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं उसके अंदर बात करते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ने की, तो यूट्यूब पे मैंने 4 लेक्चर डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं, छोटे छोटे लेक्चर है। तो यहां पे मैं बात कर रहा था, जो जितने भी अनाज है, जितने भी पोएसी के मेंबर है, उन सब का फ्रूट टाइप कौन सा होता है, कैरियोप्सिस होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 62 से 71% है, वेराइटी वेराइटी वेरी करेगा, किस्म किस्म पर निर्भर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना है, 62 से 71 है, 62 से 71% है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो एक बड़ी रेंज 8 से 15%, छोटी रेंज पूछ ले तो 11 से 13%। ये मैं वो रेंज बात कर रहा हूं जो पीछे एग्जाम में पूछी गई है। और एक्यूरेट आपसे पूछ ले तो एक्यूरेट आप कितना बताओगे, 12%। वैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा अनाजों में जो प्रोटीन होता है वो किसमें होता है, प्रोसो मिलेट में होता है। प्रोसो मिलेट में होता है। प्रोसो मिलेट में कितना होता है जी, 12.5 होता है। वहीं पे फॉक्सटेल जो मिलेट होता है, फॉक्सटेल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट में 12.3 होता है। और तीसरा नंबर अपना पड़ता है जी गेहूं का। गेहूं में कितना होता है, 12% होता है, एक्यूरेट की बात करें। लेकिन आपको ही पता है ये मिलेट बहुत कम पॉपुलर है, बहुत ही स्मॉल से स्केल पे लगता है, बहुत ही छोटे क्षेत्र पे लगता है। फॉक्सटेल मिलेट है, ये भी बहुत छोटे क्षेत्र पे लगता है। तो मुख्य अनाजों में अगर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें है, व्हीट के अंदर है, 12% है। और सबसे कम, जब हम राइस पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, सबसे कम जो होता है वो चावल में होता है, 6 से 7% होता है। अब बात आती है कि देखो,
वनस्पति युक्त कोई सा भी भोजन है, चाहे वो आप दाल खा रहे हैं, चाहे वो अनाज खा रहे हैं, चाहे सब्जी खा रहे हैं, किसी भी वानस्पतिक भोजन के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। अब आप कंप्लीट प्रोटीन से क्या समझेंगे? कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन किसका बना है? एमिनो अम्ल का बना होता है। हमारे शरीर को कितने एमिनो अम्ल चाहिए? 20, जिसमें से 10 हमारे शरीर में ही बन जाएंगे। 10 हमें भोजन के साथ लेने होते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है और शरीर में भी नहीं बनते हैं, तो उन्हें भोजन के साथ लेना पड़ता है। और जो चीज भोजन के साथ लेनी पड़ती है, शरीर के लिए जरूरी होती है, वही एसेंशियल होती है। तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10। ऐसा भोजन जो हमें 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्ल उपलब्ध करवाता है, वो कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है, वो कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है। ठीक है। पशु जनित कोई भी भोजन है, चाहे वो दूध है, चाहे दूध के उत्पाद है, चाहे वो मांस है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो मछली है, चाहे वो चिकन है, कुछ भी है, इनका जो प्रोटीन होता है ना, उसमें 10 के 10 एमिनो अम्ल होते हैं। इनका जो प्रोटीन होता है उसमें 10 के 10 एमिनो अम्ल होते हैं। इसलिए एनिमल बेस्ड फूड होता है, पशु जनित भोजन होता है, वो कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है। और कोई भी वानस्पतिक भोजन है ना, वो कंप्लीट प्रोटीन फूड हो ही नहीं सकता है। तो अब अनाज भी, दालन भी, कोई भी वानस्पतिक भोजन है, वो कंप्लीट प्रोटीन फूड है, वो नहीं कहलाता है। यानी पूर्ण प्रोटीन वाला भोजन है, वो नहीं कहलाता है। अनाजों में कौन कौन से एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी है? 10 आवश्यक है, जिसमें से कुछ की कमी देखने को मिलती है। लाइसिन की मेजर मुख्य रूप से कमी है ही है। उसके अलावा थ्रियोनाइन की भी कमी होती है, और गेहूं में भी थ्रियोनाइन की कमी होगी भाई। लाइसिन है, थ्रियोनाइन है, और इसके अलावा मैं बात करूं तो तीसरा आपका ट्रिप्टोफान है। ट्रिप्टोफान है। इन तीनों एमिनो अम्ल की कमी देखने को मिलती है। तो हमें जो अनाजों से प्रोटीन मिलता है, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है, अपूर्ण प्रोटीन है वो मिलता है। क्लियर है? यहां पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछ ले कि अनाजों के प्रोटीन में किस किस की कमी होती है, तो लाइसिन की, थ्रियोनाइन की और ट्रिप्टोफान की कमी है वो देखने को मिलती है। चलिए, ये सभी अनाजों में देखने को मिलती है, सभी अनाजों में देखने को मिलती है। वैसे जो अपना धान है, उसके अंदर जनरली क्या है? प्रोटीन तो सबसे कम है, कितना है? 6 से 7% ही प्रोटीन है। लेकिन बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है ना, मतलब ये जो एमिनो अम्ल है जो कमी वाले हैं, वो ज्यादा किसमें है? चावल में है। तो चावल का जो प्रोटीन है ना, वो बायोलॉजिकल क्वालिटी में अच्छा है। सभी अनाजों में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल क्वालिटी वाला प्रोटीन है वो चावल ही उपलब्ध करवाता है। वो बात अलग है कि चावल में प्रोटीन कम है, लेकिन बायोलॉजिकल क्वालिटी है वो सभी अनाजों की तुलना से क्या है? ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक सा, जो शुरू में अपने कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं तो उसके बोटनिकल क्लासिफिकेशन में इतनी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ बोटनी से जुड़ी हुई बातें और कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रूट सिस्टम। अब देखो, अनाजों में 2 तरह की जड़ आती है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि रूट पाया कौन सा जाता है, फाइब्रस या टेप रूट। फाइब्रस मतलब झकड़ा जड़, और जो टेप रूट होता है उसे हम बोलते हैं मुसला जड़। तो मोनोकोट में हमेशा फाइब्रस रूट होता है। एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनके अंदर हमेशा ही फाइब्रस रूट होता है, यानी झकड़ा जड़ होती है। फाइब्रस मतलब इस तरह से, ये फाइब्रस होती है, झकड़ा जड़ बोल देते हैं, झकड़ा, है ना, झकड़ा जड़ बोल देते हैं, फाइब्रस। फाइब्रस। और टेप रूट क्या होती है? ये टेप रूट होती है, जिसको आप मुसला जड़ बोलते हैं, इसे साइड में निकल जाती है। ये टेप रूट होता है, टेप रूट को आप मुसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसला। ये हमेशा ही द्विबीजपत्री में होती है, द्विबीजपत्री में होती है। और एक बीजपत्री में कौन सी होगी जी? एक बीजपत्री के अंदर हम झकड़ा होती है। तो आगे हम जितने भी सीरियल्स पढ़ेंगे, जितने भी अपने सीरियल्स पढ़ेंगे, अनाज पढ़ेंगे, तो पोएसी तो पूरे का पूरा कौन सा है? मोनोकोट ही है भाई। तो उसके अंदर हमेशा झकड़ा जड़ ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बीजपत्री की बात आ गई है, तो दूसरी बात आपको ये बता दें कि जितने भी एक बीजपत्री होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती है, उनका जो सिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है, यानी पैरेलल वेन्स अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यानी जो पत्ती होती है उसकी जो मिडरिप होती है, यानी मध्य जो सिरा होती है, बाकी सिराएं इसके समांतर ही होती है, तो उसे समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां बोलते हैं। तो इसमें कौन से सिरा विन्यास की पत्तियां देखने को मिलती है? समांतर सिरा विन्यास की पत्तियां देखने को मिलती है। अभी हमने कहा कि फाइब्रस रूट सिस्टम है भाई, झकड़ा जड़ है या रेशेदार जड़ जिसको बोलते हैं। अब जो पोएसी वाले हैं, इनमें 2 प्रकार की जड़ आती है। सबसे पहले जो आती है वो प्राइमरी रूट आती है, जिसको आप प्राथमिक जड़ बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, प्राथमिक जड़ है वो बोल देते हैं। प्राइमरी रूट को अस्थायी रूट भी बोलते हैं, अस्थायी जड़ भी बोलते हैं, यानी टेम्परेरी रूट भी बोलते हैं, मौलिक जड़ भी बोलते हैं, यानी जिन्हें आप सेमिनल रूट भी कह देते हो। अब जनरली होता क्या है, आप लोग बीज में पढ़ते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो भ्रूण जो होता है, उसका जो रेडिकल पार्ट होता है, रेडिकल है ना, रेडिकल को आप मूलांकुर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मूलांकुर भी बोल देते हैं। ये लो जी, मूलांकुर लिख दिया। तो जनरली क्या है, जो एम्ब्रियो से जड़ निकलती है, मूलांकुर से जड़ निकलती है। प्राइमरी रूट हमेशा कहां से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है, यानी रेडिकल से निकलती है। ठीक है, तो जैसे ही आप बीज लगाते हो तो बीज अंकुरण का मतलब अंकुरण के समय जो जड़ आई है वो रेडिकल से ही आती है, वो ही आपकी प्राइमरी रूट है, यानी वो ही आपकी प्राथमिक जड़ है। लेकिन एक बात है जी, ये अस्थायी है। कैसी है, अस्थायी होती है। ये सीडलिंग स्टेज में होती है, यानी पौध अवस्था के अंदर देखने को मिलती है। ये सिर्फ पौध अवस्था में ही पोषण देती है। भाई ये सबसे पहले अंकुरण होता है, उसके बाद पौध अवस्था आती है, फिर वानस्पतिक अवस्था आती है, फिर परिपक्वता आती है ना, फिर जीर्णता यानी बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है। तो अब पौधे की जो पौध अवस्था होती है, जिसको आप क्या बोल देते हैं, सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे सीडलिंग स्टेज बोलते हैं, यानी पौध अवस्था, या फिर क्या बोल देते हैं आप, सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। तो पौध अवस्था पे, या फिर मैं बात करूं सीडलिंग स्टेज पर, आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी रूट्स देखने को मिलती है, जिनको आप टेम्परेरी रूट यानी अस्थायी जड़ें या सेमिनल रूट है वो भी बोल देते हैं। अब जैसे ही क्या है, सेकेंडरी रूट आती है तो प्राइमरी रूट है वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो अस्थायी थी। जैसे ही सेकेंडरी रूट आती है, द्वितीयक जड़ें आती है, वैसे ही प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है, इसलिए वो थी टेम्परेरी। अब ये सेकेंडरी रूट कहां से आती है बात करेंगे, लेकिन सेकेंडरी रूट है वो इसका अंत तक साथ देगी, मृत्यु तक है वो साथ देती है, इसलिए ये कौन सी रूट कहलाती है, परमानेंट रूट कहलाती है, स्थायी जड़ें कहलाती है। इसे ही आप क्लोनल रूट बोलते हैं, यानी क्लोनल जड़ बोलते हैं, और इसे ही आप एडवेंटेशियस रूट कहते हैं, यानी अपस्थानिक जड़ें हैं वो कहते हैं। अब देखो ये जड़ कौन सी है, गेहूं के अंदर जनरली क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ये बीज है, ये बीज अंकुरित हो गया, ये अंकुरित होकर क्या होगा, इसके ऊपर एक यहां पर बड बनेगी, बीज के ऊपर बड बनेगी, तो ये बीज के ऊपर से जड़ निकलेगी। कहां से जड़ निकलेगी, ये बीज के ऊपर, पिछले डायग्राम में आपको नजर आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्राउन बोलते हैं, है ना, बीज के ऊपर है भाई, क्राउन है, बीज के ऊपर है, ये क्राउन है, यहां से जड़ निकलेगी, बीज के ऊपर से निकल रही है, यानी क्राउन से निकल रही है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, क्राउन रूट बोलते हैं, क्राउन रूट। क्या बोल देते हैं इसे, क्राउन रूट बोल देते हैं, यानी शीर्ष जड़ बोलते हैं। बीज के ऊपर से निकल रही है, क्राउन से निकल रही है, द्वितीयक जड़ों की बात चल रही है ना। डायग्राम यहां पे था, इसलिए मैं पिछली स्लाइड पे आया हूं। तो इसे आप क्या बोलते हैं, क्राउन रूट, या फिर आप क्या बोल देते हैं, इसे शीर्ष जड़ है वो बोलते हैं। अभी आप इरिगेशन पढ़ते हैं ना, उस दौरान क्या पढ़ते हैं कि गेहूं में अगर एक भी पानी है, सिर्फ एक है, गेहूं में बोनी किस्मों में आप 5 पानी दे देते हैं, लंबी किस्मों में 6 पानी देते हैं, यानी 5 से 6 इरिगेशन दे देते हैं। लेकिन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि गेहूं में कितने पानी की जरूरत होती है, तो आप बोलते हैं 6 पानी की। 6 है तो भी आप सीआरआई स्टेज पे तो देंगे, पहला पानी हमेशा ही सीआरआई स्टेज पे दिया जाता है। बुआई के बाद जो पहली सिंचाई होती है उसे कोर सिंचाई बोलते हैं। कौन सी सिंचाई बोलते हैं, कोर सिंचाई, पहली सिंचाई को। तो कोर सिंचाई कौन सी स्टेज पे करते हैं, सीआरआई पे। सीआरआई का मतलब है शीर्ष जड़ फुटान, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। अब उसको क्राउन रूट क्यों बोला, ये तो आप समझ गए ना। तो आपके पास 6 पानी है तो भी पहला पानी तो सीआरआई पे देंगे, 5 है तो भी पहला पानी सीआरआई पे, 4 है तो भी पहला पानी सीआरआई पे, आपके पास पानी ही 3 है देने के लिए तो भी सीआरआई पे पहला पानी देंगे, 2 है तो भी पहला पानी सीआरआई पे देंगे, और आपके पास पानी ही 1 है तो भी आप सीआरआई पे देंगे। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था, और इसका महत्वपूर्ण होने के पीछे कारण क्या है वो भी अभी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले अपने बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि जैसे ही सेकेंडरी रूट आती है तो प्राइमरी रूट है वो नष्ट हो जाती है, तो प्राथमिक जड़ों के नष्ट होने पर द्वितीयक जड़ें हैं वो आ जाती है। ठीक है, और ये जनरली कहां से निकलती है, बीज के ऊपर से, लेकिन जमीन के अंदर से निकलती है। कहीं भी मैंने जमीन से, न तो इस डायग्राम में जमीन के बाहर दिखाया, आप अपनी कल्पना मत कर लीजिएगा कि जमीन से, देखो जमीन का लेयर ये दिखाया हुआ है आपको, है ना, स्तर है वो ये दिखाया हुआ है।
जमीन के तो अंदर से निकलेगी लेकिन बीज के ऊपर से निकलती है, इस चीज का आपको ध्यान है वो देना चाहिए। अब देखो इस CRI की इंपॉर्टेंस क्या है, शीर्ष जड़ फुटान की महत्व क्या है। भाई मैंने बोला एक पानी है तो भी CRI पे, और कितने भी पानी है आपके पास फिर भी आप पहला जो कोर इरिगेशन है वो CRI पे ही देते हैं। जैसे ही क्या है आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और बड़े जोश से क्या करते हैं, बड़े जोश के साथ तैयारी का सोचते हैं, फटाफट बुक्स ऑर्डर करनी है, कहीं से बुक लेके आनी है, या कोई कोर्स खरीदना है, या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, आप बड़े जोश से काम करते हैं। वो बात अलग है कि जोश 5 7 10 दिन बाद ठंडा पड़ जाता है ना, लेकिन शुरू में तो जोश होता है, नई नई चीज है भाई, जोश तो होगा ही होगा। घर में नई कार आती है ना, बड़ा साफ सुथरा रखते, बाद में वो गंदी खड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एकदम नई जड़ें हैं, है ना भाई, इनमें क्या है, अच्छी दक्षता है, अच्छी क्षमता है। तो जैसे ही ये जड़ें आती है ना, तो ये बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही तेजी से क्या करती है, जल का और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है ना, बहुत ही तेजी से जल का और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, जिससे अभी जो सर्दी पड़ने वाली है, सर्दी स्टार्ट होने वाली है, पाला पड़ने वाला है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से न्यूट्रेंट और वाटर अपटेक करी है। अब पौधे में पानी का स्तर ज्यादा है, इस वजह से पाले वाले का कोई विशेष नुकसान होता नहीं है। तो ये जड़ें आती है, तो अगर खेत में प्रॉपर नमी है, खेत में प्रॉपर पानी है, तो आपकी फसल एक तो पाले से खराब नहीं होगी, वृद्धि बहुत अच्छी करेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी। और CRI के बाद हम पढ़ेंगे कि अगली अवस्था होती है टिलरिंग स्टेज। CRI के आने के जस्ट बाद क्या होता है, टिलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। CRI के जस्ट बाद क्या है, टिलर आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। टिलर जो होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं। टिलर समझते हो ना, यहां से कई सारे तने हैं वो आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने टिलर्स बनेंगे उतने ही ऊपर बालियां आएगी, यानी स्पाइक आएंगे। जितनी बालियां बनेगी उतना ही उत्पादन ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर पानी और पोषक तत्व पर्याप्त होगा तो पौधे में अच्छी वृद्धि होगी, पाले से भी उसको नुकसान नहीं होगा, और टिलर्स भी ज्यादा आएंगे, और टिलर्स ज्यादा आएंगे तो उत्पादन भी ज्यादा आएगा। सोचो अगर इस समय, जिस समय आप में उत्साह था, उस समय आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो वो उत्साह खराब चला जाएगा। तो जैसे ये जड़ें आती है तो ये अग्रेसिवली न्यूट्रेंट और वाटर अपटेक करती है, और उस समय अगर मिट्टी में पानी और पोषक तत्व अच्छे हैं तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। पौधे में वृद्धि कैसी होगी, अच्छी होगी, समझ रहे हैं ना आप। पौधे में वृद्धि भी अच्छी होगी और पोषक तत्व भी अच्छे लिए जाएंगे, नमी भी अच्छी ली जाएगी, और टिलर्स भी ज्यादा आएंगे और उत्पादन भी ज्यादा होगा। इस अवस्था पर अगर आपने पानी नहीं दिया तो टिलर्स कम रह जाएंगे, उत्पादन बहुत गिर जाएगा। इसलिए गेहूं के अंदर सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था जो मानी जाती, 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जिनमें से सबसे क्रिटिकल जो मानी जाती है वो CRI स्टेज मानी जाती है। शीर्ष जड़ फुटान या चंदेरी जड़ें भी बोलते हैं, चंदेरी जड़ों का फुटान या क्राउन रूट इनिशिएशन है वो सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, ये बहुत महत्व रखती है। अब थोड़ा सा जर्मिनेशन की बात चल रही है तो आपको बता देते हैं कि गेहूं के अंदर, गेहूं क्या सभी मोनोकोट में हाइपोजियल अंकुरण होता है। सभी मोनोकोट में कौन सा अंकुरण होता है जी, हाइपोजियल अंकुरण होता है। हाइपोजियल अंकुरण होता है सभी मोनोकोट्स में, सभी सीरियल्स में। जो बातें मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, मैं फिर उनको अगली क्रॉप में डिस्कस नहीं करूंगा, फिर अगली क्रॉप अपनी तेज चलेगी, है ना। तो हाइपोजियल अंकुरण सभी सीरियल्स में, सभी मोनोकोट्स में हाइपोजियल अंकुरण ही होता है। ये बाली है, आप देख सकते हैं। चलिए, बाली के अंदर ये जो तीखे तीखे भाग होते हैं ना, इनको अवेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेन। इनको जो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वहां क्वेश्चन आता है, गेहूं में नहीं आता, इसलिए गेहूं में बस इतना ही, इनको अवेन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब गेहूं के दाने की कुछ इंपॉर्टेंस की। वैसे तो बात कर चुके हैं कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं और गेहूं में कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सब देखो। अब जो अनाज होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोलीन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलो एमाइनो पाया जाता है। प्रोलो एमाइंस पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो अनाजों में ज्यादातर जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? प्रोलो एमाइंस पाया जाता है। ज्यादा कौन सा पाया जाता है? प्रोलो एमाइंस है वो पाया जाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वो अनाज जिसमें प्रोलो एमाइंस ज्यादा हो, है ना, और बाकी कम है, तो उसकी गुणवत्ता कम है।
लेकिन वो अनाज जिसमें प्रोलोएमाइन्स क्या है, कम है, और लाइसिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफान जैसे अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता बेहतरीन मानी जाती है। उसकी गुणवत्ता बेहतरीन मानी जाती। अनाजों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अमीनो अम्ल या प्रोटीन कौन सा? प्रोलोएमाइन्स है। तो भाई हमें प्रोलोएमाइन्स की आवश्यकता नहीं है। हमें किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रोलोएमाइन्स की आवश्यकता नहीं है। तो जिस अनाज में प्रोलोएमाइन्स कम होगा और लाइसिन, थ्रेओनाइन और ट्रिप्टोफान जैसे ज्यादा होंगे, तो उसकी क्वालिटी है वो बेहतरीन मानी जाती है। ये बात जनरली आपके मक्का के अंदर बहुत काम आएगी। ये जनरली बात है वो मक्का के अंदर है, वो बहुत काम आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हालांकि सिंचाई के समय पूछना चाहिए था, लेकिन मन अभी हो गया तो अभी पूछ लेता हूं। आप बताइए कि CRI स्टेज है वो किसने दिया था? CRI स्टेज है वो किसने दिया था? इतने में अपने और बात कर लेते हैं। CRI जो स्टेज है ना वो किसने दिया था? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो CRI स्टेज है वो किसने दिया था? शायद सही तो नहीं लिख पा रहा हूं मैं, या तो ये होगा BL भारद्वाज। इंग्लिश में लिख देते हैं साथ में, BL भारद्वाज। किसने दिया था? BL भारद्वाज ने दिया था। कहां के थे भाई BL भारद्वाज? बताइए, BL भारद्वाज कहां के थे? गेहूं दीप्तकालिता के आधार पे देखा जाए, गेहूं दीप्तकालिता के आधार पर देखा जाए तो लॉन्ग डे है। आपको मैं क्लासिफिकेशन में ये बात बता चुका हूं कि रबी के अधिकांश पौधे, डे न्यूट्रल छोड़ दो, उसके बाद रबी के जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे लॉन्ग डे प्लांट में ही काउंट होते हैं। इसमें काउंट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ही काउंट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक है, रबी वाले। चलिए, अब हमारी बात चल रही थी, कहां पे चल रही थी? गुलेटिन प्रोटीन में चल रही थी। तो देखो भाई, गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है? आपको गुलेटिन प्रोटीन है वो देखने को मिलता है, जो बाकी अनाजों में नहीं देखने को मिलता है। और गुलेटिन की वजह से ही गेहूं की चपाती बढ़िया बनती है, फूलती है। गुलेटिन प्रोटीन की वजह से ही क्या है, गेहूं की जो रोटी होती है, चपाती होती है, वो सुंदर बनती है, फिनिश बनती है और फूलती है। सुंदर बनती है और फूलती है। ठीक है, अब देखो, जो गुलेटिन है ये किसका कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है? ये होता है गेलाइडिन और ग्लूटेनिन का एक कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है। कहने का मतलब क्या है, गिलाइडिन का और ग्लूटेनिन का दोनों समान मात्रा में होते हैं, दोनों इक्वल मात्रा में ही होते हैं। तो गिलाइडिन और ग्लूटेनिन जो है, इनका एक मैं बोलूं तो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं और ये जनरली क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तो गुलेटिन का मतलब है, गुलेटिन का मतलब है कि गिलाइडिन और गुलेटिन जो है वो समान मात्रा में आपस में जुड़ते हैं और कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुलेटिन। गुलेटिन की वजह से चपाती बहुत सुंदर बनती है, फूलती है। उसके अलावा इसी के कारण बेकरी का गुण बढ़िया होता है, इसी के कारण बेकरी का गुण बढ़िया होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये करैक्टर किसकी वजह से आता है? डी जीनोम की वजह से आता है। ये जो करैक्टर है वो किसकी वजह से आता है? डी जीनोम की वजह से आता है। कल बताया था ना आपको कि कौन से जीनोम की वजह से बेकरी क्वालिटी और चपाती क्वालिटी बेहतरीन मिलती है, तो डी जीनोम की वजह से मिलती है। ठीक है, लेकिन एक चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जो गुलेटिन होता है वो बच्चों के लिए, कुछ बच्चों में एलर्जी पैदा करता है, तो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बच्चों में आपने देखा होगा जन्म के समय एलर्जी होती है, फिर हम उसकी दवाइयां वाइयां लेते हैं, उनके सेट नहीं होती, फिर लास्ट में कोई समझदार डॉक्टर बोलता है कि इसकी एलर्जी जांच कराओ, तो हम एक पूरे शरीर की एलर्जी जांच करवाते हैं। फिर उसमें पता लगता है तो डॉक्टर ये कहता है भाई गेहूं की रोटी की जगह दूसरी खिलाया करो। और एक उम्र के बाद, है ना, मतलब 11 से 14 साल के बाद ये एलर्जी अपने आप ही सेटल हो जाती है, तो उसमें एक ग्लूटेन भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्लूटेन है, उससे बेकरी अच्छी बनती है, चपाती अच्छी बनती है, लेकिन ये बच्चों के लिए जनरली क्या है, एलर्जी पैदा है वो कर सकता है। ठीक है, अब अपने बात करें, जो गेहूं का प्रोटीन होता है
वो एक तो नाइसिन, नाइसिन बोले तो विटामिन बी3 की बात कर रहा है, नाइसिन बोले तो विटामिन बी3 की। दूसरा है थायमिन, थायमिन का मतलब होता है विटामिन बी1, विटामिन बी1। तो गेहूं का जो प्रोटीन होता है ना, उसमें नाइसिन भी बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा मैं बात करूं तो थायमिन भी अच्छा देखने को मिलता है। विटामिन बी3 भी अच्छा होता है, और विटामिन बी1, बी3 बोले तो नाइसिन जिसको आप निकोटेमाइंस बोलते हैं, विटामिन बी1 जिसको आप थायमिन भी बोलते हैं ना, मोरल विटामिन बोलते हैं। तो इनकी प्रधानता आपको खूब देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बता दिया गेहूं की रोटी सबसे फिनिश, सबसे सुंदर बनती है, और उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे जो कारण होता है वो गुलेटिन होता है, ठीक है। गुलेटिन ही सबसे मुख्य कारण है, लेकिन जीनोम पूछ लिया जाता है, उस जीनोम का आपको ध्यान रखना है। भाई देखो, गेहूं है, चावल है, जौ है, जई है, ये सब आपके C3 पौधे ही है, C3 ही पौधे हैं। वहीं पे मक्का है, ज्वार है ना, बाजरा है, बहुत सारे जो मिलेट है वो भी है। तो उनकी अगर बात करें तो वो C4 में आते हैं। ज्यादातर तो पौधे अपने C3 है, गेहूं भी C3 है, धान भी C3 है, जो भी C3 है, और जई भी C3 है, ठीक है। वहीं पे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बाकी फसलें करवाएंगे जिस कैटेगरी की उसके साथ करवा देंगे। हालांकि गन्ना अनाज की कैटेगरी का नहीं आता है, लेकिन भाई यहां साथ में पोइसी का इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी C3 के अपने अनाजों में बात करें तो चावल है, और जो है जई है, गेहूं तो लिखा हुआ ही है, चलो यहां भी लिख देता हूं मैं। और उसके अलावा मैं बात करूं तो बस ये है। मिलेट जो है ना, मिलेट, मोस्ट ऑफ मिलेट जो है, सारे तो नहीं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ जो मिलेट है वो किस में आते हैं, C4 में आते हैं। मोस्ट ऑफ जो मिलेट है वो किसके अंदर आते हैं, C4 के अंदर है वो आते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, हो गया अभी। चलिए अब देखो, जो रबी के अधिकांश पौधे होते हैं वो आपको बता ही दिया, LDP है, तो गेहूं भी LDP है। अनाजों में अगर अपने बात करें, गन्ना को हटा देते हैं, मिलेट्स तो बहुत प्रकार के, जब मिलेट्स पढ़ेंगे तब की बात है। चावल शॉर्ट डे प्लांट है, जो लॉन्ग डे प्लांट है, जई जो है वो भी लॉन्ग डे प्लांट है, गेहूं है वो भी लॉन्ग डे प्लांट है, और उसके बाद मक्का डे न्यूट्रल प्लांट है, ज्वार जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, बाजरा है वो कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो ये भी साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं। भाई चावल है वो शॉर्ट डे प्लांट है, जो है वो लॉन्ग डे है, जई लॉन्ग डे है, गेहूं लॉन्ग डे है, मक्का डे न्यूट्रल है, ज्वार शॉर्ट डे प्लांट है, और बाजरा कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। चलिए अब अपने बात करें, जो ड्वार्फ जीन है गेहूं का, वो कहां से लिया गया है, नोरिंटन से लिया गया है। जो गेहूं का ड्वार्फ जीन है वो कहां से लिया गया है, नोरिंगटन। अब इसकी पूरी कहानी आपको क्लियर कर देते हैं, बट ये कहानी अपनी 2-4-5 मिनट चलेगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। आपको पता है कि अनाजों में कौन से प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो एल्बुमिन्स देखने को मिलता है, पहले तो देखो आप लिखें इनको, एल्बुमिन्स आपको अनाजों में देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स देखने को मिलता है। लगभग आपका अनाजों का प्रोटीन होता है उसका 31% हिस्सा इनका ही होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। उसके बाद हम बात करें तो हमने एक अभी बात की थी प्रोलोएमाइंस, प्रोलोएमाइन, और उसके बाद हम बात करें तो एक है ग्लूटोएमाइंस। ग्लूटोएमाइंस ये लगभग टोटल प्रोटीन का 70% होते हैं। अब अनाजों में पूछ ले कि सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन कौन से देखने को मिलते हैं, ये 4 प्रोटीन है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो एल्बुमिन देखने को मिलता है, दूसरा ग्लोबुलिन्स, इन दोनों को मिला के कितना परसेंट देखते हो, लगभग टोटल प्रोटीन का 30%।
वहीं पे हम प्रोलोएमाइंस और ग्लूटोएमाइंस की बात करें, प्रोलोएमाइंस और ग्लूटोएमाइंस की बात करें तो ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 70%। तो ये ही प्रोटीन आपको अनाजों में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अनाजों की अगर अपने बात करें तो ये पूरे के पूरे अनाजों की बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्रोटीन में ये बात न रह जाए इसलिए मैंने बात बीच में छोड़कर आपको बताया है। हमारी बात ये चल रही थी कि गेहूं में जो अर्ध बोने जीन है वो सबसे पहले कहां से लिए गए। देखो भाई, गेहूं में अर्ध बोने जीन जो है ना वो नोरिन 10 से लिए गए थे। किससे लिए गए थे, नोरिन 10 से। नोरिन 10 के अंदर नोरिन 10 एक भाई वेराइटी है, किस्म है ये, इसको जीन न बोले अपने, इसको जीन न बोले, ये किस्म है। ये कैसे डेवलप हुई थी इसकी भी बात करेंगे। इसमें एक तो RH1 अर्धबोना जीन है और दूसरा कौन सा है, RH2B है। तो ये दो इसके अंदर अर्धबोने जीन है वो देखने को मिले। तो आपसे पूछ ले कि गेहूं में अर्धबोना जीन RH1 और RH2 का स्रोत कौन सा है, तो आप बोलेंगे नोरिन 10 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि गेहूं के अंदर जो बोनेपन के जीन है या अर्ध बोनेपन के जो जीन है उसका सोर्स कौन सा है, तो नोरिन 10 किस्म है, नोरिन 10 किस्म है। RH1 और RH2 का सोर्स, अब तो RH3 भी है जिसका सोर्स टॉम थंब है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले इनको तो क्लियर करें। अब देखो नोरिन 10 की कहानी है, वो एक ऐसी कहानी है जो विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति लेके आती है। जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोंजीराव इंजुकी। जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोंजीरो इंजुका। अब गोंजीरो इंजुका जो थे वो जापानीज साइंटिस्ट थे। उन्होंने वहां की एक लोकल रेस यानी एक स्थानीय किस्म ली, दो अमेरिका की व्यावसायिक किस्मों के साथ क्रॉस करवाया और वैरायटी डेवलप की नोरिन 10। तो अब आप ध्यान रखना, नोरिन 10 जो डेवलप करने का क्रेडिट जाता है वो गोंजीराव इंजुकू को जाता है, गोंजीरो इंजुका को जाता है। नोरिन 10 एनी बोरलोग ने नहीं डेवलप की थी, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चों से पूछते हैं कि नोरिन 10 है वो किसने डेवलप किया, तो नोरिन 10 जो वेराइटी है वो एनी बोरलोग ने डेवलप नहीं की थी, वो जापान के साइंटिस्ट गोंजीराव इंजुका ने डेवलप किया था, गोंजीराव इंजुका ने डेवलप किया। अब ये वेराइटी जो है ये किसके हाथ में आई, ये हाथ में आई भाई एक अमेरिका के ही साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरविल वोगल, है ना, ऑरविल वोगल। ये वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर प्रोफेसर थे, ऑरविल वोगल। ऑरविल वोगल ने नोरिन 10 वेराइटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ और किस्में विकसित की, है ना, कुछ और किस्में हैं वो विकसित की। अब नोरिन 10 की खास बात क्या थी, नोरिन 10 में दो अर्धबोने जीन थे, RH1 और RH2। RH1 और RH2 गेहूं में बोनेपन का प्रभाव छोड़ रहे थे, यानी गेहूं को बोना रख रहे थे। अब कोई देखो, पहले जो गेहूं होता था ना वो लंबा गेहूं होता था, टोल होता था, उसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर होती थी, जो पहले गेहूं था 150 सेंटीमीटर। इससे क्या होता था, हल्की हवा या बारिश के साथ हवा चलती थी ना तो वो फसल लॉजिंग हो जाती थी, गिर जाती थी, तो क्रॉप लॉजिंग की बड़ी समस्या होती थी, जिससे इल्ड पर बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था, उत्पादन में बड़ा नुकसान होता था। अब क्या है कि नोरिन 10 जो वेराइटी थी ना इसमें दो जीन थे, RH1 और RH2, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 60 से 110 सेंटीमीटर। अब देख लो इतनी रिड्यूस होगी। अगर एक जीन तो थोड़ी हाइट कम हुई, दो जीन तो और हाइट कम हुई। तो RH1 और RH2 वाली जो भी वेराइटी थी, जैसे नोरिन 10 सबसे पहली थी, तो इसकी हाइट 60 से 110 सेंटीमीटर की थी, तो हाइट घटी जिससे तने में मजबूती बढ़ी, तने में मजबूती बढ़ी तो ये फसल गिरने से बची। भाई तने में मजबूती बढ़ी तो ये फसल क्या है, गिरने से बची। तो इसमें क्रॉप लॉजिंग की समस्या नहीं थी, जिससे उत्पादन है वो अच्छा होने लगा, उत्पादन है वो अच्छा होने लगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें RH1 या RH2 जीन था या नोरिन 10 जो वेराइटी उसकी हाइट कितनी थी, तो 60 से 110 सेंटीमीटर की हाइट थी, और जो सामान्य गेहूं था टोल जो वेराइटियां थी उनकी हाइट कितनी थी, 150 सेंटीमीटर थी। अब हाइट रिड्यूस होने से तना मजबूत हुआ, और तना मजबूत होने से क्या है, फसल गिरी नहीं, फसल गिरी नहीं तो उत्पादन अच्छा हुआ। अब गोंजीराव से ये वेराइटी अमेरिका के एक प्रोफेसर वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो थे ऑरविल वोगल के पास, ऑरविल वोगल ने बहुत सारी किस्में विकसित की। अब ऑरविल वोगल ने सोचा कि यार ये वेराइटी उस आदमी के हाथ में जानी चाहिए जो इस वेराइटी का उपयोग कर सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके।
तो वो आदमी कोई और नहीं था, वो था एनी बोरलॉग। कौन था भाई? एनी बोरलॉग। एनी बोरलॉग के हाथ में जैसे ही वैरायटियां पहुंची तो समझ लो इन्होंने आग ही लगा दी। आग का मतलब वो वाली आग नहीं, लेकिन इसको फैलाने की। अब ये एग्रोनॉमिस्ट थे, ये पहुंचे मैक्सिको में। मैक्सिको खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, वहां पे इन्होंने इस गेहूं का खूब ट्रायल लिया, है ना, खूब इस गेहूं को लगाया। 1940 से लगभग 42-43 में पहुंचते पहुंचते मैक्सिको खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, यानी अपना खाद्यान्न खुद ही पैदा करने लगा। किसकी बदौलत? नोरिन-10 में पाए जाने वाले जीनों की बदौलत। तो अब ये जो चमत्कार था ये पूरे विश्व के सामने आया और इसे आगे चलकर ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया, हरित क्रांति का नाम दिया। इसीलिए वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एनी बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहते हैं? एनी बोरलॉग को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? एनी बोरलॉग। अब देखो कहानी कितनी जल्दी जल्दी घटित हुई है। गोंजीराव इंजुकी ने ये जो वैरायटी डेवलप की थी नोरिन-10, ये 1935 के लमसम की थी, है ना, 1935 में, ईयर लिखा हुआ है, मेंशन है। 1935 में ये वैरायटी डेवलप की। इसके बाद ऑरविल वोगल के पास आई, जिन्होंने कई सारी वैरायटियां, वोगल ने इस वैरायटियों को किसको दे दिया? एनी बोरलॉग को। एनी बोरलॉग ने मैक्सिको में खाद्य सुरक्षा भी ला दी। तो ये कोई चमत्कार से कम वाली बात नहीं थी, पूरे विश्व में फैली बात ये। अब 1950 के दशक में नोरिन-10 और उससे उत्पन्न जो वैरायटियां, जिनमें RST1 और RST2 जीन थे, RST1 और RST2 जीन थे, ये पूरे विश्व में फैली। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति पूरे विश्व में कब फैली थी, तो आप बोलते हो कि 1950 के दशक में फैली थी। कब फैली थी? 1950 के दशक में फैली थी। ठीक है, तो ये नोरिन-10 की भाई कहानी है। अब 1942 के अंदर ये चमत्कार सबको पता लगा, तो अब सब ने इस वैरायटी की डिमांड की, भाई हमें दो। तभी तो 1950 के दशक में फैली। तो इन्होंने सोचा कि यार इसका जीन बैंक बना लिया जाए। तो 1943 में मैक्सिको के अंदर बनाया गया सीमेट। सीमेट को हम बोल देंगे इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, है ना भाई। गेहूं और जौ का, सॉरी, मक्का और गेहूं का, मक्का और गेहूं का अंतरराष्ट्रीय सुधार केंद्र जो है, अंतरराष्ट्रीय सुधार केंद्र, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र सीमेट, इसकी स्थापना की गई मैक्सिको में 1943 में। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर बनाया गया मैक्सिको में 1943 में। आज भी ये जो संस्थान है ये काम करता है और आज भी ये मक्का, गेहूं और जौ का अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक है। आपसे पूछ ले मेज, व्हीट और बार्ले का जो इंटरनेशनल जीन बैंक है वो कहां पर है, तो ये सीमेट मैक्सिको ही इंटरनेशनल जीन बैंक है इनका। तो भाई ये बनाया गया सीमेट और यहां पे नोरिन-10 और उससे उत्पन्न जो वैरायटियां, जिनमें RST1 और RST2 जीन था, ये पूरे विश्व में दी गई। मतलब पैसे देके लिए लोगों ने भाई, सीधी सी बात है, लेकिन जीन बैंक तो यही था ना। तो यहां से क्या है, ये नोरिन-10 है वो पूरे विश्व में 1950 के दशक में फैला। अब देखो थोड़ा सा आगे चले, देखो अब भारत के अंदर भी, भारत भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भारत भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, तो भारत खाद्यान्न का आयात करता था। आयात कहां से करता था भाई? आयात करता था यूएसए से, है ना। तो यूएसए से आयात करता था। खाद्य सुरक्षा थी नहीं भाई। खाद्य सुरक्षा तो तभी बोलेंगे ना जब देश अपने देश के लिए सफिशिएंट मात्रा में क्या है, खाद्यान्न उत्पादन करे। अमेरिका वाले थोड़े भाई एरोगेंट तो रहे हैं, अमीर आदमी थे भाई, एरोगेंट थे, कहते थे कि सूरों को खाने वाला गेहूं है, हमारे खूब पैदा होता है, भारत को भी दे देते हैं। सब में का लफड़ा है ना। आज बासमती राइस भारत पैदा करता है, अमेरिका वाले मांगते, कभी कभी भारत कहता है जी हमारी जरूरत पूरी नहीं होती, तो दूसरा चावल भेज देते हैं, है ना। बदलाव तो पूरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो समय समय की बात थी। 1958 में अमेरिका ने भारत को खाद्यान्न देने से मना कर दिया, रूस ने देना स्टार्ट कर दिया। ये राजनीतिक मामले थे, इन पे अभी अपने प्रकाश नहीं डालेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये सोचा गया कि देश में खाद्य सुरक्षा तो है ही नहीं, कल को ये मना कर देगा, कल को वो मना कर देगा, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो अब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे ही प्रधानमंत्री बने, तो इस बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया
इस बात पे जब बहुत जोर दिया कि पहले देश में खाद्य सुरक्षा तो होनी चाहिए भाई, उनके जैसा तो कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, तो उन्होंने खाद्य सुरक्षा पे जोर दिया। 1960 में भारत के अंदर पहला स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बनाया गया, जो पंतनगर उत्तर प्रदेश में बना था, जो आज पंतनगर उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद 1963 में भारत ने भी मैक्सिको से 100 किलो गेहूं है वो रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मंगवाया। किसकी मदद से? एक फाउंडेशन था जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से भारत ने भी क्या है, ये जो अर्ध बोने जीन वाली किस्में हैं ये मंगवाई भाई, RST1 वाली और RST2 वाली किस्में मंगाई। क्यों? क्योंकि भारत में भी लंबी किस्में थी और रबी के मौसम में जो हल्की बारिश हवा चलती थी तो उससे गेहूं गिर जाता था, जिससे उत्पादन में भारी भरकम नुकसान होता। तो देश में खाद्य सुरक्षा के लिए काम चल रहा था, जिसमें से एक ये भी था कि गेहूं की अच्छी किस्में लाई जाए। तो अब ये अपने क्या किया, रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मैक्सिको से गेहूं का 100 किलो बीज मंगवाया, जिसमें हमने 3 वेराइटियां मंगवाई। एक तो लरमा रोजा, लरमा रोजा है ना वो सिंगल जीन ही है, यानी इसमें सिर्फ एक ही जीन था, कौन सा? RST1 था। और एक मंगाई हमने सोनारा 64 और सोनारा 63। एक तो सोनारा 64 और दूसरी कौन सी मंगाई हमने जी? सोनारा 63 मंगवाई। ये 2 वेराइटियां हमने मंगवाई है ना, जो द्विजीनी थी, और एक वेराइटी हमने मंगवाई जो एक जीनी थी। टोटल कितनी वेराइटियां मंगवाई हमने? 3 वेराइटियां। और इन तीनों वेराइटियों का कितना बीज मंगवाया? 100 किलो, ताकि हमारे देश की किस्में हैं उनमें सुधार किया जा सके, हमारे देश की जो किस्में उनमें RST1 और RST2 है वो ट्रांसफर है वो किया जा सके। ये काम कब हुआ जी? 1963 में हुआ, 1963 में हुआ। किसकी मदद से हुआ? रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से हुआ। रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से हुआ। मैक्सिको से ये वेराइटियां मंगाई गई, सोनारा 64 और सोनारा 63। डबल जीनी है, द्विजीनी है, और जो लरमा रोजा है वो कौन सी है? सिंगल जीनी है। और किसकी मदद से हमने इनको मंगाया? रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मंगाया। भारत की जो लोकल किस्में हैं उनमें सुधार किया गया। और 1965 के अंदर 1965 के अंदर भारत में एक प्रोग्राम आया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम आया? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ये भी कहां से लॉन्च किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से 1965 में लॉन्च किया गया। इसका जो क्षेत्र चुना गया वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो चुना गया। इसका उद्देश्य था कि किसानों को बढ़िया गुणवत्ता का बीज है वो उपलब्ध करवाना है। आगे चलकर ये ही योजना है, ये 1966-67 में किसका रूप लेती है? हरित क्रांति का रूप लेती है। तो भारत में भी हरित क्रांति है वो कब स्टार्ट होती है? 1966-67 में स्टार्ट होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं MS स्वामीनाथन जी। तो MS स्वामीनाथन जी को आप क्या बोलते हैं? भारतीय हरित क्रांति के जनक बोलते हैं, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है वो बोलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति की जननी योजना कौन सी है? हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति की जननी योजना है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है ना। और जो हरित क्रांति उसके लिए भी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही चुना गया था। ठीक है, सेम ही क्षेत्र चुना गया था। लेकिन अब हमने यहाँ पे हरित क्रांति की बात क्यों की है? वो इसलिए की है कि हरित क्रांति के सूत्रपात में ये जो 3 किस्में थी इनका योगदान था भाई। इनके थ्रू हमने वेराइटियां डेवलप की है, हमारी जो लोकल वेराइटी है उनमें सुधार किया है। इन तीनों वेराइटियों को हमने दोनों रूप में लगाया। दोनों रूप में लगाने का मतलब क्या है? प्राथमिक पुर्स्थापन के रूप में। प्राथमिक पुर्स्थापन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। क्या होता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन, प्राथमिक पुर्स्थापन। प्राथमिक पुर्स्थापन का मतलब होता है जैसी वैरायटी लाए हो उसके जेनेटिकल मेकअप में यानी अनुवांशिक संगठन में कोई बदलाव नहीं करते हो, हूबहू लगाते हो, तो वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, प्राथमिक पुर्स्थापन। यानी हमने लरमा रोजा को लरमा रोजा के रूप में भी लगाया, सोनारा 63 को सोनारा 63 के रूप में भी लगाया, सोनारा 64 को सोनारा 64, यानी किसानों को इस रूप में भी बांटी। और इनका द्वितीयक पुर्स्थापन भी हुआ, द्वितीयक पुर्स्थापन भी किया गया, द्वितीयक पुर्स्थापन भी किया गया, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन भी किया गया है ना। द्वितीयक पुर्स्थापन भी हमने किया, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन भी किया।
अब प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, प्राइमरी तो बता दे, सेकेंडरी क्या है, जो हम किस्में लाए उनका आपस में क्रॉस कराया, हमारी स्थानीय किस्मों के साथ क्रॉस करवाया, म्यूटेशन करवाया, कुछ भी करवाया, लेकिन जेनेटिकल मेकअप चेंज किया, आनुवांशिक संगठन बदलाव किया और उसके बाद लगाया, तो वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है, द्वितीयक पुरुषतापन। तो इन किस्मों को हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन के रूप में और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के रूप में, दोनों के रूप में लगाया। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, हो सकता है आपने सुना हो सरबती सोनारा किस्म, यहां लिखी होगी, नहीं लिखी है तो मैं बता देता हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब कहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने पिछली स्लाइड पे ध्यान नहीं दिया है, चलो मैं बता देता हूं, जहां भी होगा ढूंढेंगे इतने में। तो जब कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज आती है ना, तो मैं फिर स्लाइड को भूल जाता हूं, अपने हिसाब से ही बताने लग जाता हूं। तो एक आपने वैरायटी सुनी होगी सरबती सोनारा, ऐसी कई वैरायटियां डेवलप की गई, जैसे छोटी लरमा है ना, बहुत सारी है। तो सरबती सोनारा एक वैरायटी रिलीज की गई थी 1967 में। ये जो वैरायटी थी ये उत्परिवर्तन से तैयार हुई थी, उत्परिवर्तन से तैयार थी, और इसको स्वामीनाथन जी ने क्या किया, इसको डेवलप किया था गामा रेडिएशन किरणों का उपचार देके। किस पे? सोनारा 64। सरबती सोनारा को किससे डेवलप किया गया था? सोनारा 64 से। अब देखो हम लेके आए सोनारा 64, उस पे दी गामा रेडिएशन, करवाया म्यूटेशन, डेवलप हुई सरबती सोनारा। कब? 1967 में। किसने डेवलप की? एमएस स्वामीनाथन ने। तो मतलब इस तरह से हमने इन किस्मों का इस्तेमाल करते हुए नई किस्में विकसित की और फिर उनको क्या है, किसानों को बांटा। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो गया। आप समझ रहे हैं, ऐसी कई वेराइटियां डेवलप हुई। तो हमने यहां सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से भी क्या किया है, बहुत सारी वेराइटियां हैं वो इन 3 वेराइटियों से डेवलप किया। तो हमारी बात यहां से चली थी, जिसको हमने पूरा किया, कि जो नोरिन 10 है उसके अंदर ड्वार्फ जीन है। कौन कौन सा? RST1 है और RST2 है। नोरिन 10 डेवलप किसने किया? गोंजीराव इंजुकी ने। लेकिन इसे पूरे विश्व में किसने फैलाया? एनी बोरलॉग ने। और आपसे पूछ ले कि गेहूं की कौन सी किस्म है जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, वो नोरिन 10 है। कौन से जीन है जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी थे? RST1 है और RST2 है। कौन से जीन हैं जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है? RST1 और RST2 है। क्लियर है स्टूडेंट? अब ध्यान रखना, नोरिन 10 गेहूं की किस्म है, और भी बहुत सारी नोरिन करके वैरायटी हैं जो चावल की है। नोरिन 10 है वो किसकी है? बिल्कुल कल्याण सोना, ऐसी बहुत सारी वैरायटियां डेवलप की है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। मैंने यहां पे एक एग्जांपल बताया आपको, सरबती सोनारा। इसके अलावा कल्याण सोना है ना, और उसके अलावा हम बात करें सोनालिका है, छोटी लरमा है, ये उसी दौरान डेवलप हुई थी हरित क्रांति के आसपास, है ना। तो ये भारत के अंदर ये वैरायटियां सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से तैयार की गई थी, है ना, द्वितीय पुरुषतापन से तैयार की गई थी। जिसमें से ये चारों एग्जाम्पल तो बहुत पॉपुलर है, जो मैं आपको आगे वैरायटियां पढ़ाता हूं उसमें बताता भाई आप लोगों को, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के। प्राइमरी में तो फिर वही नाम आ जाएंगे, लरमा रोजा, सोनारा 63, सोनारा 64, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं यहां पे बात कर रहा था कि नोरिन 10 जो है ना वो तो गेहूं की किस्म है, लेकिन नोरिन करके और बहुत वैरायटी है ना। नोरिन करके और बहुत सारी वैरायटियां हैं। अब नोरिन करके और बहुत सारी जो वैरायटी है ना वो चावल की है, और नोरिन 10 है वो किसकी है? गेहूं की है। नोरिन 10 है वो किसकी है? गेहूं की है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप लोग बता सकते हैं, है ना। अभी गेहूं में बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा ना, जो सबसे पहली फसल है उसको हमें बहुत डिटेल से देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे हमारे और भी तो इधर उधर की बातें हैं, वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है? ऐसा नहीं है कि गेहूं फटाफट करवा दिए, फटाफट करवाने से कोई नहीं, क्वेश्चन आना जरूरी है। अब देखो हमारे देश के अंदर जो गेहूं का जीन बैंक है ना, वो है डायरेक्टेड ऑफ व्हीट रिसर्च। कहां पे है ये? करनाल में। अब इसका प्रमोशन हो चुका है भाई, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में जो है, अब इसका नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। क्या नाम हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, IIWBR भी बोलते हैं और आर भी बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च।
और आपसे पूछ ले कि भारत में गेहूं और जौ का जीन बैंक कहां पे है, तो भाई ये करनाल में ही है। कहां पे है? करनाल। पहले ये था डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, यानी गेहूं अनुसंधान निदेशालय था, और अब ये क्या हो गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च हो गया है, ठीक है। और ये ही हमारे भारत में गेहूं और जौ का जीन बैंक है, करनाल हरियाणा के अंदर है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं भाई वो बहुत सारी बच गई है, उनका अपने कल डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने नोरिन 10 का बता दिया। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। एक मैंने कहा था कि ट्रिपल जीनी वैरायटी, कौन सी भाई? ट्रिपल जीन। दो तो हो गए, RST1 और RST2। एक बोना जीन और मिला, RST3। आजकल इनके नाम भी कुछ अलग हो गए हैं, उन नाम का कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बात है वो पूरी करते हैं। RST3 है ना, RST3 है, इसका जो सोर्स है वो टॉम थंब है। ये एक चीन का जो ताइवान क्षेत्र है, चीन का जो ताइवान क्षेत्र है, वहां की लोकल रेस है, स्थानीय किस्म है। चीन के ताइवान क्षेत्र की स्थानीय किस्म है टॉम थंब। उसके अंदर कौन सा बोना जीन मिला है? RST3। अब जिसमें एक जीन होगा वो ड्वार्फ, दो होंगे ओ ड्वार्फ, तीन होगा वो ओ ड्वार्फ। तो आपसे पूछ ले RST3 का सोर्स कौन सा है, तो टॉम थंब है। RST3 का सोर्स है वो कौन सा है? टॉम थंब है, ये ध्यान रखना है, टॉम थंब। और ये कहां की रेस है भाई, कहां की स्थानीय किस्म है? ये चीन के ताइवान क्षेत्र की किस्म है, टॉम थंब। इससे RST3 निकाला। अपने भारत में इससे कई सारी वैरायटियां डेवलप की गई है, लेकिन वैरायटियों तक पहुंचेंगे तब की बात है ना, अभी तो हम वैरायटी तक नहीं पहुंचे हैं। कल आपको बहुत सारी जो बातें हैं, कल जो आपको बहुत सारी बातें हैं वो अभी ग्रास फैमिली है ना, उसकी भी बतानी है आपको, जैसे ग्रोविंग स्टेजेस वगैरह। तो आगे वाली जो क्रॉप है उनके अंदर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये समझ लो कि माइंड में आप उस चीज को छापते जाओ, ताकि जीवन में उनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो ये स्टेजेस वगैरह की जो बात है वो कल अपने डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।